दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ब्राह्मण एंड द डायमंड्स। क्या अर्थ हुआ कि ब्राह्मण और हीरे। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time there lived a clever Brahmin in a village। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। और दोस्तों क्लेवर एडजेक्टिव है। क्लेवर का अर्थ होता है चालाक। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ क्लेवर ब्राह्मण इन अ विलेज एक गांव में एक चालाक ब्राह्मण रहता था। ही परफॉर्म्ड पूजास ड्यूरिंग द डे टाइम एंड रॉब्ड द अनसस्पेक्टिंग ट्रैवलर्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। क्या अर्थ हुआ? ही परफॉर्म पूजास ड्यूरिंग द डे टाइम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट के जब हम अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे तो वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। परफॉर्म का मतलब होता है कुछ करना, सेकंड फॉर्म में परफॉर्म्ड। ही परफॉर्म्ड पूजास ड्यूरिंग द डे टाइम वह दिन के समय पूजा किया करता था। एंड रॉब्ड द अनसस्पेक्टिंग ट्रैवलर्स। दोस्तों रॉब का मतलब होता है लूटना, सेकंड फॉर्म में रॉब्ड। और ये जो आप शब्द है मैं चाहूँगा आप इसे ज़रूर नोट कर लें। अनसस्पेक्टिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनजान। ऐसा व्यक्ति जो किसी खतरे से अनजान हो, उसके बारे में ना जानता हो, उसको अनसस्पेक्टिंग कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही परफॉर्म पूजास ड्यूरिंग द डे टाइम वह दिन के समय पूजा करता था। एंड रॉब्ड द अनसस्पेक्टिंग ट्रैवलर्स और खतरे से अनजान यात्रियों को लूटा करता था। ड्यूरिंग द नाइट टाइम रात के समय। 10 मतलब इस प्रकार से बाय अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स एंड indulging in criminal activities he had collected a lot of wealth। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट का मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था। ये सभी वाक्य पास्ट परफेक्ट में आते हैं जहाँ, और पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज़ किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, थर्ड फॉर्म में कलेक्टेड। और दोस्तों वेल्थ का मतलब होता है धन संपत्ति। तो क्या अर्थ हुआ? 10 बाय अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स। दोस्तों अनफेयर मीन्स का मतलब होता है अनुचित रास्ते, और अडॉप्ट मतलब अपनाकर। इस तरह से गलत रास्तों को या फिर अनुचित रास्तों को अपनाकर, एंड इंडल्जिंग इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर, ही हैड कलेक्टेड अ लॉट ऑफ वेल्थ उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। वन डे A few merchants from some other town came to the village। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, कम मतलब आना, और सेकंड फॉर्म में केम। वन डे एक दिन, a few merchants कुछ व्यापारी, from some other town किसी और शहर से, came to the village गाँव आए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन किसी और गाँव से कुछ व्यापारी शहर आए, किसी दूसरे शहर से कुछ व्यापारी गाँव आए।
दे सोल्ड ऑल देयर बिलोंगिंग्स एंड परचेज्ड 6 लार्ज साइज डायमंड्स। दोस्तों दे का मतलब होता है वे, आप इसे नोट कर लें THEY। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होंगे तब इसका यूज़ किया जाता है, जिसका अर्थ होता है वे या फिर वे लोग। और हम इसको जब भी यूज़ करेंगे जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग होंगे, और ये एक प्लूरल नाउन है। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। SELL सेल का मतलब होता है बेचना, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। और दोस्तों बेचने में कई लोग SALE का भी यूज़ करते हैं, जो कि एक नाउन है, वर्ब नहीं है, तो वर्ब में SELL आएगा। सेल मतलब बेचना। सेकंड फॉर्म है सोल्ड। दे सोल्ड, उन्होंने बेच दिए। ऑल देयर बिलोंगिंग्स, अपने सारे सामान को। एंड परचेज्ड, और ख़रीद लिए। 6 लार्ज साइज डायमंड, बड़े आकार के हीरे। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? दे सोल्ड ऑल देयर बिलोंगिंग्स एंड परचेज 6 लार्ज साइज डायमंड्स। उन्होंने अपने सारे सामान को बेच दिया और 6 बड़े हीरे खरीद लिए। ऑन देयर रिटर्न जर्नी अगेन दे हैड टू क्रॉस द जंगल। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ देखिए हैड टू का यूज़ किया गया। हैड टू का यूज़ पास्ट के वाक्यों में किसी भी तरह की व्यवस्था को दर्शाने के लिए किया जाता है। और यदि मैं इस इसके बारे में बात करूँ, इसको इस तरह के वाक्यों को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इस तरह के वाक्यों को पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहा जाता है। जहाँ हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में कुछ करने की व्यवस्था थी, तो ऐसे वाक्यों में हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? ऑन देयर रिटर्न जर्नी, मतलब अपनी वापसी की यात्रा में। अगेन, दोबारा। दे हैड टू क्रॉस द जंगल, उन्हें जंगल क्रॉस करना पड़ा, या फिर उन्हें जंगल को पार करना था। सो इसलिए टू सेव द डायमंड, से मतलब बचाना, हीरों को बचाने के लिए। फ्रॉम बैंडिट्स, डाकुओं से। दे swallowed देम अप। दोस्तों swallow का मतलब था निगल जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? सो टू सेव द डायमंड्स फ्रॉम द बैंडिट्स, इसलिए हीरों को डाकुओं से बचाने के लिए। दे swallowed देम अप, उन्होंने उन्हें खा लिया। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि जो व्यापारी थे ये अपने हीरों को जंगल के डाकुओं से बचाना चाहते। तो दोस्तों आप इसे भी नोट कर लें, बैंडिट्स का मतलब होता है जंगल के डाकू, तो उनसे बचाना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने उन हीरों को निगल लिया। चलिए आगे देखिए। द ब्राह्मण हैड ऑलरेडी सीन द मर्चेंट्स हाइडिंग द डायमंड्स इन देयर स्टमक्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, जहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। SEEC मतलब होता है देखना, और ये थर्ड फॉर्म है। ऑलरेडी मतलब पहले ही। द ब्राह्मण हैड ऑलरेडी सीन द मर्चेंट्स, ब्राह्मण ने व्यापारियों को पहले ही देख लिया था। हाइडिंग द डायमंड्स, हीरों को छुपाते हुए। इन देयर स्टमक्स, अपने पेटों में। तो पूरी तरह से इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ब्राह्मण ने व्यापारियों को अपने पेटों में हीरे छुपाते हुए पहले ही देख लिया था। He decided to steal the diamonds। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। डिसाइड का मतलब फैसला करना, निर्णय करना, सेकंड फॉर्म डिसाइडेड है। लेकिन दोस्तों इस वाक्य में खास बात ये है कि इस वाक्य में 2 वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब हम कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाना चाहते हैं जहाँ हम एक वाक्य में 2 वर्ब का यूज़ करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसका रूल ये है कि पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद जो अगली वर्ब हम यूज़ करेंगे हमेशा उसकी फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। STEAL, स्टील का मतलब होता है चुराना। अब इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ, आप इसको पूरा समझ जाएंगे। ही डिसाइडेड टू स्टील द डायमंड्स, उसने हीरों को चुराने का फैसला किया। ही वेंट टू द मर्चेंट्स, गो मतलब जाना, और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का ही वाक्य है। ही वेंट टू द मर्चेंट्स का मतलब क्या हुआ कि वह व्यापारियों के पास गया। एंड बिकेम फ्रेंड्स विद दैम, और उनका दोस्त बन गया। बिकम मतलब होना, बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम, और उनका दोस्त बन गया। ही रीड आउट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लाइक द वेदा बिफोर दैम एंड सून वन देयर कॉन्फिडेंस। दोस्तों रीड आउट का मतलब पढ़कर सुनाना, और ये रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड होती है। और ये जो वाक्य ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? ही रीड आउट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लाइक द वेदा बिफोर दैम। बिफोर का मतलब पहले या फिर सामने है, इसका मतलब है सामने। तो क्या अर्थ हुआ कि उसने उनके सामने जो धार्मिक स्क्रिप्चर्स हैं जैसे कि वेदा, वो पढ़कर सुनाया।
एंड सून और जल्दी ही वन देयर कॉन्फिडेंस। दोस्तों इसको बहुत से लोग वन पढ़ेंगे जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, तो इसे वन पढ़ेंगे और ये विन की सेकंड फॉर्म है, विन मतलब जीतना, सेकंड फॉर्म वन, और उसने जीत लिया देयर कॉन्फिडेंस, उनका जो विश्वास था वो उसने जीत लिया। तो पूरी तरह से इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने उन्हें एक धार्मिक जो स्क्रिप्चर्स हैं ग्रंथ जैसे कि वेदा उसे उन पढ़कर सुनाया और उनका विश्वास जल्दी ही जीत लिया। ही नाउ वेटेड फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, अब वह इंतज़ार करने लगा फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, एक अच्छे अवसर का, टू स्टील द डायमंड्स, हीरों को चुराने के लिए। चलिए आगे देखिए। As the merchants and the Brahmin were passing through the jungle, it became dark. दोस्तों पास थ्रू को नोट कर लीजिए। पास थ्रू का मतलब कहीं से होकर गुजरना होता है, और ये जो वाक्य है ये पास कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास कॉन्टिन्यूस मतलब होता है ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ कि एज जब, द मर्चेंट्स एंड द ब्राह्मण मतलब कि जब व्यापारी और ब्राह्मण वर पासिंग थ्रू द जंगल, जब वो जंगल से होकर गुजर रहे थे, इट बिकेम डार्क, अंधेरा हो गया। दोस्तों बिकम का मतलब मैंने बताया होना, बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम, इट बिकेम डार्क मतलब कि अंधेरा हो गया। दे सॉ अ ट्राइबल विलेज नियर बाय। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, और दे का मतलब ऑलरेडी बताया, दे का मतलब वे या वे लोग, और SEE मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो, और दोस्तों ट्राइबल का मतलब होता है आदिवासी। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, दे सो अ ट्राइबल विलेज नियर बाय, उन्होंने नज़दीक में एक आदिवासी गांव देखा। दे ऑल्सो हर्ड द क्रोज कोइंग, उन्होंने कौओं को क्रो करते हुए मतलब कि कह कहाते हुए सुना, मतलब कि दे ऑल्सो हर्ड द क्रोज कोइंग, उन्होंने कौओं को काऊ काऊ करते हुए सुना, और दोस्तों हियर मतलब सुनना, और ये सेकंड फॉर्म है। द श्रूड ब्राह्मण न्यू दैट द क्रोज वर इन्फॉर्मिंग द ट्राइबल्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ वेल्थ विद द मर्चेंट्स। क्या अर्थ हुआ द श्रूड ब्राह्मण। श्रूड का मतलब होता है चतुर, चालाक या फिर धूर्त, तो उसे श्रूड कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ द श्रूड ब्राह्मण न्यू। दोस्तों नो मतलब जानना, सेकंड फ्रॉम न्यू, और पास्ट का ही वाक्य है। चालाक ब्राह्मण जानता था दैट की द क्रोज वर इन्फॉर्मिंग, कि जो कौवे हैं वो सूचित कर रहे हैं, द ट्राइबल्स आदिवासियों को, अबाउट द प्रेजेंस ऑफ वेल्थ मतलब कि पैसों की उपस्थिति के बारे में, इस धन की मौजूदगी के बारे में, विद द मर्चेंट्स व्यापारियों के पास। तो इस तरह से पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो ये चालाक ब्राह्मण था वो ये बात जानता था कि जो कौवे हैं वो आदिवासियों को व्यापारियों के पास धन होने की जो सूचना है वो दे रहे हैं, वो ये बात जानता था। द ट्राइबल्स अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ द क्रो। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अंडरस्टैंड का मतलब समझना, सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड। जो ट्राइबल्स थे मतलब जो आदिवासी थे, अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ द क्रोज, वे कौओं की भाषा जानते थे, समझते थे, जानते थे। दे केम रनिंग। दोस्तों कम रनिंग मतलब दौड़ते हुए आना, और ये सेकंड फॉर्म है। दे केम रनिंग विद स्टिक्स, वह लाठियाँ लेकर दौड़ते हुए आए। एंड स्पेयर्स, स्पेयर्स का मतलब होता है भाला, और ये प्लूरल नाउन है, सॉरी ये प्लूरल है तो भाले हो गया। तो क्या अर्थ हुआ, दे केम रनिंग विद स्टिक्स एंड स्पेयर्स एंड अटैक द मर्चेंट्स एंड द ब्राह्मण। क्या अर्थ हुआ कि वह लाठी और भालों के साथ दौड़ते हुए आए और व्यापारियों और ब्राह्मण पर हमला कर दिया। दे सर्च द मर्चेंट्स क्लॉथ्स, उन्होंने व्यापारियों के कपड़ों की तलाशी ली, एंड लगेज और सामान की, बट कुड नॉट फाइंड द डायमंड्स, लेकिन वो उन्हें हीरे नहीं मिल सके, या क्या ये कैसे कह सकते हैं कि लेकिन वह हीरे नहीं ढूंढ पाए। बट लेकिन सीन्स, क्योंकि द ट्राइबल्स वर कन्विंस्ड, लेकिन जो ट्राइबल्स थे वो इस बात से कन्विंस थे। कन्विंस का मतलब होता है किसी बात का एकदम पुख्ता होना, किसी बात के बारे में एकदम निश्चिंत होना, वो इस बात से कन्विंस थे। कौन, आदिवासी। ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वेल्थ मतलब वो इस बात से कन्विंस थे, ये बात उनको अच्छे से पता थी किस चीज़ के बारे में, ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वेल्थ मतलब धन की मौजूदगी के बारे में, विद द मर्चेंट्स व्यापारियों के पास। दे डिसाइडेड टू किल ऑल ऑफ देम, उन्होंने उन सबको मारने का फैसला किया। एंड द ब्राह्मण टू, और ब्राह्मण को भी। चलिए आगे देखिए।
नोइंग देयर ईविल इंटेंशन। दोस्तों ईविल का मतलब है बुरे, या और इंटेंशन का मतलब इरादे। क्या अर्थ हुआ? नोइंग देयर ईविल इंटेंशन, उनके बुरे इरादों को जानते हुए। द ब्राह्मण थॉट, ब्राह्मण ने सोचा, दैट की इफ़ दे किल्ड अ मर्चेंट, यदि उन्होंने एक व्यापारी की हत्या कर दी, एंड फाउंड द डायमंड इन हिज बॉडी, और उसके बॉडी में, उसके शरीर में हीरों को पा लिया, दे विल किल हिम टू, वह उसे भी मार देंगे, एंड ऑल द अदर मर्चेंट्स, और दूसरे व्यापारियों को भी। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि जो ब्राह्मण था वो इस बात को जानता था कि यदि ये जो आदिवासी लोग हैं वो एक व्यापारी को मार देंगे और उन्हें हीरे मिल जाएंगे तो वो उसे भी मारेंगे, और जो बाकी व्यापारी हैं उनको भी वो मार देंगे। सो इसलिए द ब्राह्मण सेड टू द ट्राइबल चीफ, इस, और दोस्तों चीफ का मतलब है मुखिया, सरदार। इसलिए ब्राह्मण ने आदिवासियों के सरदार से, या फिर कह सकते हैं आदिवासियों के मुखिया से कहा, यू किल मी फर्स्ट, पहले आप मुझे मारो। इफ़ यू फाइंड द डायमंड्स इन माई बॉडी, यदि आपको मेरे शरीर में हीरे मिलते हैं, किल द रेस्ट ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे बाकी भाइयों को मार देना। दोस्तों रेस्ट का मतलब है बाकी। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ब्राह्मण ने आदिवासियों के मुखिया से कहा कि आप मुझे पहले मार दो। इफ़ यू फाइंड द डायमंड्स इन माई बॉडी, यदि आपको मेरे शरीर में हीरे मिलते हैं, किल द रेस्ट ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे बाकी भाइयों को मार देना। अदरवाइज, वरना, लेट देम गो अवे, वरना इन्हें जाने देना। सो इसलिए द ट्राइबल चीफ किल्ड द ब्राह्मण, इसलिए आदिवासियों के मुखिया ने ब्राह्मण की हत्या कर दी, मार दिया। ही स्लिट हिज स्टमक, स्लिट मतलब फाड़ देना, चीर देना। उसने उसका जो पेट, स्टमक था, पेट था, वो चीर दिया। बट कुड नॉट फाइंड एनी डायमंड, लेकिन कोई भी हीरा वो नहीं ढूंढ सका या नहीं पा सका। सो इसलिए ही अलाउड ऑल द अदर मर्चेंट्स टू गो होम, इसलिए उसने सभी व्यापारियों को घर जाने की अनुमति दी। अलाउ का मतलब अनुमति देना, और ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए उसने सभी व्यापारियों को घर जाने की अनुमति दी। आगे देखिए, द ट्राइबल्स रिटर्न टू देयर विलेज, और जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, रिटर्न टू देयर विलेज, वे अपने गांव वापस लौट गए। दे वर सरप्राइज्ड, वे हैरान थे। दे थॉट, उन्हें लगा, आइदर द क्रोज हैड बिगन टेलिंग लाइज, उन्हें लगा या तो जो कौवे हैं वह झूठ बोलने लगे हैं, और दे फेल्ड टू इंटरप्रेट देयर लैंग्वेज करेक्टली, या वे उनकी लैंग्वेज को सही से इंटरप्रेट करने में, इंटरप्रेट मतलब होता है समझना, या वे उनकी लैंग्वेज को सही से समझने में क्या है, विफल हो चुके हैं। चलिए, तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि जो कौवे थे वो इन आदिवासियों को इन्फॉर्मेशन पास कर रहे थे अपनी लैंग्वेज में, और जो आदिवासी थे वो कौवों की बात को जानते थे। और जब उन्होंने उस ब्राह्मण को मार दिया और उसके पेट से हीरे नहीं मिले, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा वो सरप्राइज़ थे। जाहिर सी बात है, सरप्राइज इसलिए थे क्योंकि कौवों ने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी थी, और जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत पाई गई। तो उन्हें इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि उन्हें ऐसा लगा कि या तो जो कौवे हैं उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया, या फिर वो कौवे की बातों को सही से समझने में विफल हो गए। चलिए दोस्तों, कहानी का मॉरल भी देख लीजिए, बहुत प्यारा इसका मॉरल है। टू सैक्रिफाइस वंस लाइफ फॉर अदर्स इज़ अ ग्रेट डीड। क्या अर्थ हुआ कि दूसरों के लिए बलिदान देना क्या है, वो सबसे बड़ा, ग्रेट डीड का मतलब होता है सबसे बड़ा वो काम होता है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है, और बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और जैसा मैं समझता हूँ, कहानी जब यहाँ कहानी शुरू हुई थी और जिस करैक्टर के साथ शुरू हुई थी ब्राह्मण के, तो शुरू में वो करैक्टर जो थोड़ा वैसा लगा, एक तरह से विलेन टाइप का, लेकिन दोस्तों कहानी के अंत में जो करैक्टर था वो एक हीरो बन के उभरा, जिसने अपनी जान का बलिदान देकर, अपनी जान देकर जो बाकी जो लोग थे उनके जीवन को उसने बचाया। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये हमें यही शिक्षा देती, यही सिखाती है कि हमें दूसरों के जीवन के लिए छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो करनी होती हैं, और एक दूसरे का भला हमें हमेशा ही करते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। Have a nice day and bye.